नमस्कार। शनिवार का दिन, गतिविधियों का दिन। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी गतिविधि से, जिसमें हम जानेंगे कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण हम जो अपने घरों में बंद हैं, उस महामारी के संदर्भ में हमने कुछ सीखा भी है या नहीं। क्या जो नियम बताए जा रहे हैं हम उनका पालन कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न है उससे संबंधित, तो करते हैं शुरुआत आज की गतिविधि की। पहला, हाथ मिलाना। आप बाहर निकले हैं किसी कारणवश, चाहे दवा लेने ही, आपका मित्र मिल गया, आपने दौड़कर खुशी से उससे हाथ मिलाया। आपको किसके अंतर्गत रखना है ये? करो ना या ना करो? बिल्कुल ठीक, ना करो, हमें हाथ नहीं मिलाना। फिर है मास्क पहनना। आप बाहर निकले हैं, आपको चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने नाक और मुंह पर, या नहीं? करो ना, ये तो हमें करना ही है। बिल्कुल ठीक, इसको हमने मिला दिया, करो ना, करना है। गले मिलना। भी बाहर निकले हैं, बड़े दिनों बाद लॉकडाउन में रह रहे थे, मित्र मिल गया, परिजन मिल गए और भागकर हम गले लग गए। बिल्कुल गलत, नहीं करना है, ना करो। अगला, हाथों को बार बार धोना। बिल्कुल सही, करो ना, ये तो हमें करना ही है कि जब भी हम काम करते हैं, सिर्फ नहाने के समय नहीं, बार बार कुछ कुछ समय बाद, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना ही चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बचे रह पाएंगे। लॉकडाउन में मित्रों से मिलना बिल्कुल नहीं। फोन किस लिए है? आप फोन पर बात कर सकते हैं, मिलना नहीं है। घर की बेहतर साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करो ना, बिल्कुल करना है। साफ सफाई ही ऐसी चीज है जो हमें इन वायरस से, बीमारियों से और इन चीजों से बचा कर रख सकती है, तो यह हमें करना है, करो ना। गले में दर्द, खांसी, तेज बुखार होने पर घर पर ही कोई दवाई लेना स्वयं ना करो, ऐसा नहीं करना है, हमें जाकर चिकित्सक से ही सलाह लेनी है। तो हम इसे जोड़ेंगे, ना करो। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या लिखा है। नमस्कार करना। मित्र मिला है, आपको हाथ मिलाना है या दूर से नमस्कार करना है, नमस्ते करनी है? करो ना, नमस्कार करो, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। तो हम इसे जोड़ेंगे करो ना से। सड़क पर टहलना। बंद है, थक गए हैं, पड़े पड़े बोर हो रहे हैं घर में, नहीं, सड़क पर टहलने निकल जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ना करो। तीसरा, दूर से अभिवादन, जो बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है, तो अभिवादन भी दूर से ही करना है। दूर से अभिवादन करो ना। घर पर ही अपनी रुचि के कार्य करना। फिर घर पर बोर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपके इंटरेस्ट के, शौक के बहुत सारे कार्य हैं, आपको उनमें निखार लाना चाहिए, उस पर काम करिए। तो करो ना, रुचि के कार्य करिए। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल करिए। दस्ताने पहनना, करें ना करें? पहनिए। अगर आपको किसी कारण बाहर जाना है तो मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने होने ही चाहिए, और उसके बाद जब हम उतारें उन्हें सैनिटाइज करें, और डिस्पोजेबल हैं तो उन्हें फेंक दें, और वो भी ढंग से, ढक्कन वाले डस्टबिन में, ऐसा ना हो कि कोई जानवर खा जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपने सही पहचाना, आपने ये बातें सीख ली हैं। आगे देखते हैं। गले में दर्द, खांसी, तेज बुखार होने पर चिकित्सीय परामर्श लेना। अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हो सकता है कोरोना महामारी से संबंधित हो, तो यह लक्षण होने पर हमें डॉक्टर से संपर्क अवश्य ही करना है, सिर्फ घर पर दवा नहीं लेनी है। तो आपने इस गतिविधि में भाग लिया, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ आप इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, तभी आप सबको ये ज्ञात है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पाठ, जो हमने आगे पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए निर्धारित पूरक पुस्तक भारत की खोज। भारत की खोज के लेखक हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पहले हम यह जान लें कि किसी भी कक्षा में पूरक पुस्तक को क्यों रखा जाता है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ने लिखने के अतिरिक्त अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से भी अनभिज्ञ ना रहे, उन्हें भी जाने, समाज में उसकी सहभागिता बनी रहे, क्या हो रहा है या क्या हो चुका है इतिहास में, उसकी जानकारी भी उसे हो, ताकि उसकी समझ का विकास हो। तो इस पुस्तक में जो मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका अनुवाद हुआ है भारत की खोज के नाम से, उन्होंने भारत के समृद्ध अतीत की, सिंधु घाटी की सभ्यता की अनेक जानकारियां हमें देते हुए विस्तार से समझाया है और भारत के गौरवशाली अतीत की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस पुस्तक में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक फिर यह बन गई कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ है अहमदनगर का किला। जब देश गुलाम था उस समय नेहरू जी को कारावास में डाला गया। कारावास के दौरान उन्होंने यह पुस्तक लिखी। दिनांक है 13 अप्रैल 1944 जब उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू किया। तो पाठ हमारा यहीं से शुरू होता है, तो पढ़ते हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने, दूज द्वितीया जो तिथियां होती हैं हिंदी में, जो दूसरी तिथि होती है उसे दूज कहते हैं, चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन के होते हैं। शुक्ल पक्ष जिसमें चांदनी रात होती है, कृष्ण पक्ष जिसमें अंधियारी रात होती हैं। तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया, कि यानी कि चांद को देखकर वो अंदाजा लगाते हैं कि अब 1 महीना बीत चुका है, नया महीना शुरू हो गया है। बाकी समय का ज्ञान उन्हें और वहां पर किसी चीज से नहीं हो रहा था। चांद मेरे बंदी जीवन, बंदी मतलब गुलाम, जेल में जो बंद जीवन है, का स्थायी सहचर रहा है। सहचर जो साथ रहे, जैसे मित्र होता है, जो साथ रहे सदा वह सहचर कहलाता है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अर्थात जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही जीवन में कष्टों के बाद सुख के दिन भी जरूर आते हैं। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी, पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली, यानी कि पत्थर थे वहां पर, और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेष होता है बचे कुचे टुकड़े जो होते हैं। इमारतें बनी होंगी, कभी मकान बने होंगे, कमरे होंगे, तो टूट फूट कर जो गिर गए हैं उनके बचे हुए हिस्से जो होते हैं उन्हें कहते हैं अवशेष। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इतिहास स्थल जहां जिसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, जिसकी इतिहास से संबंधित घटनाएं उस जगह पर हो चुकी हैं। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी हैं। तो बहुत जो मेल के वहां पर प्रस्ताव पास हुए हैं, संधि प्रस्ताव, उसको भी उन्होंने देखा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। और वह घटना क्या है? चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो ये प्रमाण है कि किसी भी समय में स्त्रियां अपने देश की रक्षा में पीछे नहीं रही हैं। उनमें सौंदर्य है तो साहस और शौर्य भी साथ साथ है। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। आज भी देश में गद्दारों की कमी नहीं है। उस समय भी गद्दार रहे और आज भी, जो अपने लोगों का, अपने देश का अहित करते रहते हैं। खुदाई के दौरान हमें जीवन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जब वहां पर खुदाई का कार्य चल रहा था तो जो पुरानी इमारतें कभी दब गई थी भूकंप में या समय के चलते जैसे भी, तो बहुत से हिस्से उन इमारतों के उन्हें मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके,
क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली, जो वहाँ पर उनके अधिकारी थे, उनके ऊपर देखरेख करने वाले थे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब खुदाई जारी रखनी है तो उसके लिए औजार भी चाहिए, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए होता है, तो वो चीज़ें जेल में उन्हें उपलब्ध नहीं थी। अब मैंने कुदाल कस्सी छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं अब आज़ाद नहीं हो पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, कि आज़ाद होने तक मैं कर्म करता रहूँगा, यहाँ काम करता रहूँगा और उससे अनुभव एक्सपीरियंस लेता रहूँगा, कि यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। कि जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करता किसी बात को, चाहे वो नेहरू जी हैं, चाहे कोई भी लेखक है, जब खुद महसूस कर लेते हैं किसी चीज़ को, उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तभी वह कागज़ पर बहुत बखूबी उतर सकती है, अन्यथा नहीं। तो नेहरू जी यही कहते हैं कि जब तक मुझे किसी चीज़ का अनुभव नहीं होगा, मैं उसके बारे में लिख ही नहीं सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में ही लिख सकता हूँ कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। बचा रहता है अतीत। अब कहते हैं कि केवल अतीत है, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता, कि कोई इतिहासज्ञ है या बहुत विद्वान व्यक्ति है जिसे इतिहास की जानकारी है, उसकी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना मैंने जाना सीखा पढ़ा है उसके अनुसार मैं लिख सकता हूँ। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। जो इतिहास में हम लिखते हैं भारी भरकम जानकारी, बहुत गहन, तो उसको इस तरह से कहानी के रूप में समझाकर प्रस्तुत करना उस बोझ को हल्का कर देता है। रुचि बढ़ जाती है तो बोझ महसूस नहीं होता है। अतीत का दबाव, अतीत होता है जो बीत चुका है, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत पुरानी सभ्यताएं मानी जाती हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, अर्थात मुझे अपने पूर्वजों से क्या प्राप्त हुआ है। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, अर्थात कि जीते हैं तो खुशी मिली है, हारे हैं तो दुख मिला है, पीड़ा मिली है। मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है। अभी भी शुरुआत है कुछ नया खोज करने की, जो पहले से ही शुरू हो चुकी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। वारिस होना होता है कि हमें ये सब चीज़ें अपने पूर्वजों से हमारे द्वारा बिना कोई परिश्रम किए ही प्राप्त हो गई हैं। परिश्रम किसने किया? हमसे पहले जो हमारे बड़े हुए पूर्वज, उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया और ये चीज़ें हम तक पहुंचा दी। उनकी अमानत है अब यह हमारे पास, जिसे हमें संभालना है। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, सिर्फ पूर्वज नहीं, पूरी मानव जाति, चाहे वो विश्व में कहीं भी रह रही है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है। क्या खास बात है? जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। कहने का मतलब है कि जो हमें विरासत में मिला है, चाहे वो विचार हैं या कोई भी चीज़ है, उसे हमें आज भी अपने जीवन में किस तरह से उतारना है, वर्तमान में भी उसे संजो कर रखना है। वो कहते हैं मेरे मन में यह बहुत समय से यह इच्छा है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है कि बहुत कठिन विषय है जो मैंने चुना है, क्योंकि भारत के बारे में लिखना, उसके गौरव के इतिहास के बारे में, विभिन्न संधियाँ, विभिन्न युद्ध,
उन सब के बारे में लिखना बहुत कठिन और मुश्किल कार्य है और मुझे डराता भी है कि क्या मुझसे यह हो सकेगा। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, कि मुझे सिर्फ इतना ज्ञान है कि मैं सतही तौर पर सिर्फ उस बात को बता सकता हूँ, उस मर्म तक शायद नहीं पहुँच पाऊंगा जो उस समय के लोगों ने सहा होगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। आगे पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।